देखिए अब जो लड़ाई है वो एयर डिफेंस सिस्टम की है, वो ड्रोन्स की है और मिसाइलों की है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद शायद जो एयरफोर्स है उसकी भी वो अहमियत ना रहे, क्योंकि पायलट्स का काम खत्म हो जाएगा। इस किस्म के जो वो ड्रोन्स आ जाएंगे कि आप जमीन पे बैठ के बहुत सारे ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेंगे, वो ऑटो के ऊपर जाके अपने टारगेट्स को हिट करेंगे। तो पायलट्स का काम भी उस तरह नहीं रहेगा, बहुत जल्दी नहीं होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा इन चीजें। जैसे टैंक का काम खत्म हो गया, टैंक चलाने वाले जो लोग होते थे उनका कोई काम नहीं रहा, टैंक ऑब्सलीट हो गया। अब जिसके बाद भी टैंक होगा वो समझ लें आप चलता फिरता ताबूत है, एक ड्रोन आएगा और जितने मर्जी टैंक है उनको तबाह कर देगा। लिहाजा इसी तरह आने वाले दिनों में जो पायलट हैं, जीडी पायलट्स, उनका काम भी मेरे ख्याल में किसी और तरफ चला जाएगा। अब तो आपको इंजीनियर्स चाहिए होंगे, साइंटिस्ट चाहिए होंगे जो नए से नए हथियार बनाए और सस्ते और बेहतरीन हथियार तैयार करते चले जाएं। नाज़रीन, मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए? अब इसकी तरफ आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है इसमें। हम देखते हैं सबसे पहले जो ईरान का स्टेटमेंट है वजीर खारजा का। उन्होंने कहा जी कि हम नेक नियति के साथ जंग के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत करने के इंतहाई करीब पहुंच गए थे कि ऐसे में अमेरिका की जानिब से इंतहाई सख्त मुतालबात एकदम पेश कर दिए गए। यानी अमेरिका माजी के तजर्बात से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। मामला सादा सा है, नेक नियति या दुश्मनी, हम दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि आप दुश्मनी करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, हम राजी हैं। आप नेक नियति से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी राजी हैं। और मुज़ाकरात में वो कहते हैं जी हम बहुत करीब पहुंच गए थे। देखिए, मैं एक बात जानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को आप जरा थोड़ा समझें। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात कामयाब करवाने होते तो वो उसका क्रेडिट खुद लेता, किसी और को ना देता। हत्ता कि वो अपने नायब सदर जेडी वेंस को भी इसका क्रेडिट कभी ना देता। डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने का शौक है। उसने अपने मुंह से कहा कि उसको अपनी तारीफ करवाना बहुत पसंद है। वो नालायकों के आसपास रहता है ताकि उसकी तारीफ होती रहे। जेडी वेंस के पास मौका जरूर था लेकिन जेडी वेंस के पास इख्तियारात नहीं थे। अमेरिकी नायब सदर जो पाकिस्तान आए, उनके इख्तियारात इतने ही थे कि उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया, नेतन्याहू से भी राब्ता किया, और जब उन्हें कहा गया तो वो मुज़ाकरात बीच में छोड़कर वापस चले गए एक ऑफर देकर। तो जेडी वेंस के बारे में लोग कहते हैं कि ये जो कैनेडी था अमेरिकी सदर, ये उसकी तरह लगता है और उसकी तरह बोलता चालता, उसकी तरह बॉडी लैंग्वेज है, चलता भी है, तो ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा, लोग ये कहते थे। लेकिन उसने ये मौका जाया किया और ऐसा दिखाई दिया कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा भी था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो क्रेडिट मैं लूंगा, अगर नाकाम होंगे तो मैं जेडी वेंस पे डाल दूंगा। लोग इस बात पे हंसे थे लेकिन मैंने इस बात को सीरियस लिया था कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही है, वो यही करेगा। तो ट्रंप को यह पता था कि अगर मुज़ाकरात देखें वाकई उन्होंने कामयाब करने होते तो ट्रंप खुद आता या खुद किसी जगह पे ऐसी जगह मुज़ाकरात करता जहां वो शामिल होता या अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता। तो वो नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अपनी टीम भेजी और मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था। अब एक चीज और है, ट्रंप ने एक बात का एतराफ किया है जो मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा जो मुकाबला हुआ है वो बड़े शानदार लोगों के साथ हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये तो चारों पीएचडी थे जो ईरान वाले थे, डॉक्टरेट, शानदार लोग, पढ़े लिखे लोग, और अमेरिका के वफ्द के अंदर लोग जो है वो ताल्लुकातदारी के ऊपर, सियासी नौयत के ऊपर, और वो और तरह के लोग थे, पॉपुलर लोग थे। लेकिन ये लोग बहुत टेक्निकल लोग थे जो ईरान की तरफ से आए थे, तो मुकाबला नहीं था ज़हनी सलाहियतों का। इस बात का एतराफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जिन अफराद से कल हमारी मुलाकात हुई, सच कहूं तो वो बहुत ज़हीन, बहुत तेज नजर और बहुत आला किस्म के लोग हैं। फिर वो ये कहता रहा कि हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, हमने उनको जंग हरा दिया, ये वो तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, हमेशा से कहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ किया कि ये बड़े ज़हीन लोग हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या उतना ज़हीन है? क्योंकि अब जो काम डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है ना, ये अजीबोगरीब काम है, इससे पहले हमने इसको ऐसे सुना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि वो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर देगा। ये एक अजीबोगरीब चीज है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम बाहर से बंद कर देंगे। ईरान अगर अंदर से बंद करेगा तो जिस जहाज को ईरान छोड़ेगा हम उस जहाज को नहीं जाने देंगे। ये बाहर से नाकाबंदी। हम बचपन में ना एक लतीफा सुनते थे और उसमें वो एक नसीहत की तरह का लतीफा था कि अगर कोई अंदर से कुंडी लगा ले और दरवाजा बंद कर ले तो फिर आप बाहर से कुंडी लगा लें,
क्योंकि हर दरवाजे में दोनों तरफ कुंडी होती है, तो दरवाजा खोलने की बजाय बाहर से कुंडी। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बचकाना हरकत की है। ईरान पहले ही आपने हुर्मत को बंद करके कंट्रोल करके बैठा हुआ है। अब अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ एक महाज खोल रहा है कि जनाब देखिए ये दुनिया को नहीं चलने दे रहा, देखो ये दुनिया को तेल ले जाने नहीं दे रहा। अब साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जनाब जिनको ये तेल ले जाने देगा उनको हम रोक लेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप खुद भी उसी सफ में आ गया, अमेरिका को वहीं पे ले आया कि अगर ईरान तेल नहीं जाने दे रहा तो जो वो जाने दे रहा है उसको अमेरिका रोक रहा है। ये तो अमेरिका अपनी मुखालफत के अंदर इजाफा करवा लेगा दुनिया में और कुछ नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका जल्द ही उन तमाम जहाजों की नाकाबंदी शुरू कर देगा जो आपने हुर्मत में दाखिल होने या वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, और वो काम आज से वो करेंगे। हालांकि ये जंगबंदी का टाइम है, लेकिन अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि आज से वो ऐसा ही करेगा। इस पे ईरान के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा अमेरिका को फैसला करना होगा कि क्या वो ईरान का एतमाद हासिल करने के लिए तैयार है या नहीं। ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं होगा, हम ये साबित कर चुके हैं। हमारी बातचीत बहुत शदीद, संजीदा और मुश्किल थी। हमने मजबूत तजावीज पेश की जो नेक नियति जाहिर करती हैं और पेशरफ्त का बायस बनेगी। हम अमेरिका पर एतमाद नहीं करते, उन्हें हमारा एतमाद हासिल करना होगा, जो उनके माजी के इक़दाम की वजह से बहुत मुश्किल है। ईरानी कौम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है और अपनी सलाहियतों पर इंसार कर रही है। हमारा वफद मुत्तहद, संजीदा और ईरान के हकूक के दिफा में तख्लीकी था। उनकी धमकियों का कोई असर नहीं। ये सिर्फ नारा नहीं, दुनिया ने उसे देख लिया है। अगर अमेरिका रास्ता चाहता है तो उसे ईरानी कौम का एतमाद हासिल करना होगा। अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, और अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ, दलील के साथ उसका जवाब देंगे। नादरीन, इस निज़ाम को, इमरान खान साहब को गिराए हुए लगभग 4 साल हो गए और उन्हें जेल में डाले हुए 1000 दिन से ज्यादा हो गए। इन 1000 दिनों में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया या पाकिस्तान किस तरफ गया? हकीकत की नज़र से आप देखें तो पाकिस्तान को मिला क्या? इमरान खान के गिराने वालों को क्या मिला? जनरल बाजवा का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। वो तो एक्सटेंशन के चक्कर में थे कि मैं और एक्सटेंशन ले लूंगा, मेरा खानदान और अजीम हो जाएगा और ज़रा हमारी मौजें लग जाएंगी। तो जनरल बाजवा का तो बेड़ा गर्क हुआ, वो अपने टाइम पे रिटायर हो गए। और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो आपके सामने है। जनरल फैज हमीद के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। बिलाखिर जनरल नदीम अंजुम को भी घर जाना पड़ा। आसिम मुनीर साहब को भी एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? इमरान खान को गिराने के बाद या उनको हटाने के बाद या 1000 दिन तक उन्हें जेल में रखकर इन्होंने हासिल क्या किया? फौज और अवाम के बीच में फासला बढ़ गया। यानी फौज के साथ पाकिस्तानी लोगों का एक रोमांस था और एक लोगों को यह लगता था कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से पाकिस्तान के लिए फैसले करती है। लेकिन अब लोगों को पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स पाकिस्तान से पहले अपने लिए फैसला करते हैं, खासतौर पे वो जो फैसले करने के लिए बंद कमरों में बैठते हैं। उन्हें अपनी एक्सटेंशन, अपनी नौकरी, अपनी मुराद वो शायद ज्यादा अजीज होती है। शायद क्या, यकीनी तौर पे ऐसा ही है। फिर मुल्क में नफरत की एक लहर ने जन्म लिया। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी नफरत फैल चुकी है कभी हमने नहीं देखी। यानी कत्लेआम हुआ, बार बार तहरीके लब्बैक के लोगों को कत्लेआम किया गया, पहले उन्हें बनाया गया फिर उन्हें मारा गया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों का बार बार कत्लेआम किया गया। फिर 9 मई की आड़ के अंदर 1 लाख से जायद घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया, उनकी बेहुरमती की गई, बच्चों पे तशद्दुद किया गया, बेशुमार हजारों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया। लोगों के माँ बाप मर गए, उन्हें जनाजे नहीं पढ़ने दिए गए। लोगों के रिश्तेदार मर गए, उन्हें जनाजों पे नहीं आने दिया गया। और जिद सिर्फ एक थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके लिए सब ठीक हो गया, और जिन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा उनके पल्ले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा। तो मुल्क में नफरत की एक लहर ने जन्म लिया और एक घुटन और मायूसी पूरे पाकिस्तान में फैल गई, जो अब तक जारी है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में ख्वाब बनकर रह गया। बार बार कोशिश की गई। DGISPR आया, उसने स्टेटमेंट दिया कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिरी और नई हुकूमत आई, डॉलर का रेट बेहतर हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है। लेकिन वो एक स्टेटमेंट ही था, उसके बाद से लेकर अब तक हम लगातार गोते खा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत जमीन बोस हो गई, सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पे चली गई, बेरोजगारी और गुर्बत के रिकॉर्ड टूट गए, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार कम हो गई और कौमी पैदावार में लगातार कमी होना शुरू हो गई।
यानी कॉटन हम पैदा करते थे, आज पहले से कम पैदा करते हैं, बाकी इजनास भी पहले से कम पैदा करते हैं। हमारी कौमी पैदावार लगातार, चाहे वो प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में हो रही है, चाहे ज़राअत में हो रही है, वो कम हुई है, बढ़ी नहीं है। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां पाकिस्तान में की गई और आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख्खुस, उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। सारी एजेंसियों और इदारों को इसी काम पे लगा दिया गया कि इमरान खान से जुड़े लोगों को तबाह बर्बाद कर दो। कोई नैरेटिव पाकिस्तान की मिलिट्री ने ना सिर्फ तुर्की के ऊपर अटैक किया, बल्कि जनूबी कोरिया के ऊपर भी अटैक किया, उनकी क़यादत के ऊपर भी निशाना बनाया। और एक और जो स्टेटमेंट खास तौर पे उर्दगान का था, उस स्टेटमेंट के ऊपर इसराइली काफ़ी सीख पा हुए हैं, जिसमें स्टेटमेंट में तुर्क सदर ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान सालसी ना कर रहा होता या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सालसी ना हो रही होती तो तुर्की इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल होता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए तैयब उर्दगान ने अपनी कौम को यह बताया कि सालसी हो रही है, लड़ाई का खात्मा हो रहा है, इसीलिए अब तुर्की इस लड़ाई से बाहर है। अदरवाइज तुर्की ने यह बताया कि अगर ये सालसी ना होती और जंग चलती रहती तो तुर्की इस लड़ाई में इसराइल के खिलाफ शामिल हो चुका होता। तो इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका है, तो ईरान का इत्तेहादी तुर्की बन जाता जंग के अंदर। ये बहुत बड़ा दावा है नेतन्याहू की जानिब से। शायद नेतन्याहू ने जिस वक्त ये दावा किया, उनके दिमाग में भी नहीं था कि जंगबंदी की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान ने जो जवाब दिया है, देखिए मैं पिछले वीलॉग में आपको कह रहा था कि अमेरिका ने तो जो कहना था कह दिया। JD Vance 3 मिनट से ज्यादा बात करके वो चले गए और उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन को छोड़ दिया। और एक मायूसी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, ईरान के साथ हमारी कोई डील नहीं बन पाई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने काफी लचक दिखाई और ईरानियों ने लचक नहीं दिखाई और ईरान की जानिब से वो मुतालबात नहीं माने गए जो अमेरिका ने सामने रखे, और अमेरिका ने बड़ी लचक दिखाई। इस किस्म की बातें उन्होंने की। अब मैं आपको कह रहा था कि जब ईरानी बात करेंगे तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो कालीबाफ का जो ईरानी वफद के सरबराह थे, उनका पहले स्टेटमेंट आपको बताता हूं। लेकिन एक चीज ना हमें एक और अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, जब मुज़ाकरात होते हैं ना तो आपने कैपेसिटी भी देखनी होती है कि दोनों तरफ से किस तरह के लोग मुज़ाकरात में मौजूद हैं। अब अगर आप मवाजना करें ना तो ईरानी वफद के अंदर 4 तो PhD थे, यानी ये जो लोग हैं जो ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आए हैं, ये डॉक्टरेट हैं, अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, ये PhD लेवल के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, स्कॉलर्स हैं। अब इनकी जहानत और इनकी जो काबिलियत है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो अपने शोबों में शानदार लोग हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लंबे मुज़ाकरात करने की, उनके आसाब बड़े मजबूत हैं, उनका एक एकेडमिक करियर है बड़ा शानदार। दूसरी तरफ जो अमेरिका से लोग आए थे वो उनकी वो कैपेसिटी नहीं थी। अगर आप देखें तो एक डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, एक जो है वो नायब सदर है अमेरिका का, एक राइटर था पहले, तो उनका वो कैपेसिटी नहीं है, उनकी तालीमी काबिलियत भी वो नहीं है, उनके आसाब भी उस तरह के नहीं है जैसे एक आदमी के ट्रेंड होते हैं। तो ईरान की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, ईरान के लोगों में काबिलियत बहुत ज्यादा थी। जो लोग बैठे मुज़ाकरात में तो वहां अमेरिका को काफी दिक्कत हुई, जो दिखाई दे रहा है उसमें अमेरिका को काफी दिक्कत हुई। अगर आप JD Vance की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालकर सुने तो ऐसा लगता है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं थे जैसे कॉन्फिडेंस में वो अमेरिका में होते हैं, और उन्हें बहुत जल्दी थी कि मुझे ज्यादा सवालात ना सुनने पड़े। उन्होंने सिर्फ एक टोकन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी वो 52 सेकंड बोले और 20 सेकंड उन्होंने पाकिस्तान की बात की, कुछ 30 सेकंड 32 सेकंड उन्होंने जो हुआ उस पर बात की, और उसके बाद 2-3 सवालात के बहुत मुख्तसर जवाब देके वो निकल गए। जितने अहम सवालात थे उन सारों को उन्होंने छोड़ दिया, उनके जवाब उन्होंने नहीं दिए। अब वो सवालात के जवाब हम तवक्को कर रहे थे कि ईरान की जानिब से आएंगे। ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। जो ईरान की जानिब से सबसे तगड़ा जुमला है अब तक, वो वजीर खारजा अराक्ची के बयान में से रिपोर्ट हुआ है। जो अब्बास अराक्ची है ना, उन्होंने समंदर को कूजे में बंद किया। उनका जो जुमला है ना उसके अंदर सारा जवाब है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सका। हम यहां नेक नियति के साथ आए थे पाकिस्तान से रवानगी से कबर, जो JD Vance की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गैर जरूरी थी, ये बात भी की उन्होंने। तो आमिर मुगल कहते हैं मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये सबीन यूनस
किसी की कैद में या किसी ने इन्हें पकड़ा हुआ है। तो मैंने इनको यही कहा ठीक है आप साइड पे रहें, अल्लाह ताला खैर करेगा। मुझे अंदाजा नहीं हुआ वो ये कहते हैं कि सबीन यूनुस के अगवाकार जो है वो फोन करवा रहे हैं। फिर दोबारा फैमिली से बात करवाई सबीन यूनुस की और उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि खतरा है, मैं आज रात बाहर ही रहूंगी। और फिर अगले दिन 3 बजे उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया, जब आमिर मुगल को पकड़ने में पाकिस्तान के जो सपूत है वो कामयाब ना हो सके। अब उन्हें डाल दिया गया जो F10 में कश्मीरियों के हक के लिए एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ था उसमें डाल दिया गया। यानी आप